हाय एवरीवन। 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग की प्रेस रिलीज निकल के सामने आ गई है, जो मीटिंग अभी रिसेंटली जैसलमेर के अंदर कंक्लूड हुई है। हम इस वीडियो के थ्रू और हमारी आने वाली आगे की कुछ वीडियोस के थ्रू इन्हीं जो रिकमेंडेशन जो 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के थ्रू निकल के आई है उन्हें डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम इसके लिए हमारी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो ये आपके सामने 55th मीटिंग की जो रिकमेंडेशंस है वो यहाँ पे है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले पॉइंट 4 डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको ध्यान है कि 10 अक्टूबर 2024 से एक बहुत बड़ा चेंज जीएसटी के अंदर लाया गया था, जिसने लगभग हर टैक्स पेयर को जीएसटी के अंदर इंपैक्ट किया था। ये चेंज क्या था कि अगर कोई आप एज अ रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं, तो ऐसे केस के अंदर आपको उस रेंट के ऊपर आरसीएम के अंदर लायबिलिटी पे करनी होगी। अब जब ये चेंज लाया गया तो जो रेगुलर टैक्स पेयर थे, जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स थे, उन्हें तो इतना इशू नहीं आया, क्योंकि वो जो आरसीएम के अंदर लायबिलिटी पे करते थे उसका वो आईटीसी क्लेम कर लेते थे। इसका सही में जो इशू आ रहा था वो आ रहा था जो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पेयर्स है उन्हें। कॉम्पोजिशन स्कीम वाले टैक्स पेयर्स जो अपनी आरसीएम के अंदर लायबिलिटी थे वो तो वो पे कर देते थे रेंट के ऊपर, लेकिन वो उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले टैक्स पेयर्स है उन्हें आईटीसी अलाउड नहीं होता, वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो उनकी एक्चुअली में जो आरसीएम पे कर रहे थे वो अपने रेंट के ऊपर, उसका एक्चुअली कॉस्ट बन रही थी, उनका वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक जेन्युइन इशू जो कंपोजिशन स्कीम वाले टैक्स पेयर्स है उनका था। तो इस इशू को गवर्नमेंट ने सुना है और ये रिकमेंडेशन दी है उन्होंने इस 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर। उन्होंने क्या बोला है कि वो एक्सक्लूड करेंगे किन टैक्स पेयर्स को, जो रजिस्टर्ड है कंपोजिशन स्कीम के अंदर, मतलब जो सेक्शन 10 के अंदर कंपोजिशन लेवी वाली स्कीम है उसके अंदर जो लोग हैं उन्हें वो एक्सक्लूड करेंगे। किससे एक्सक्लूड करेंगे? जो एंट्री नंबर 5 भी इंट्रोड्यूस की गई थी, मतलब जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पे रेंट के ऊपर आरसीएम वाली जो एंट्री इंट्रोड्यूस की गई थी उससे वो उसे एक्सक्लूड कर देंगे। जो इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 9/2024 से इंट्रोड्यूस की थी, जो नोटिफिकेशन 8 अक्टूबर 2024 को आया था, जो इफेक्टिव हो गया था 10 अक्टूबर 2024 से। तो उस एंट्री 5 से जो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले टैक्स पेयर्स है उन्हें ये एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये क्या होगा, उसकी वजह से जो रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल इमूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग वाली यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सिर्फ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के केस के अंदर यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को देता है और वहाँ पे जो आरसीएम लगता था उस चीज़ से जो कॉम्पोजिशन लेवी वाले टैक्स पेयर्स है उन्हें एक्सक्लूड किया जा रहा है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि उस पीरियड का क्या होगा। किस पीरियड का? मतलब जब ये 10 अक्टूबर 2024 से नोटिफिकेशन इफेक्टिव हो गया था और अब आगे जाके जो नोटिफिकेशन आएगा, आपको ये समझना होगा कि अभी तो सिर्फ रिकमेंडेशन आई है, इस रिकमेंडेशन के बाद आगे एक नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा, उसके बाद से ये वाला चेंज इन इफेक्ट होता है। तो इस पीरियड का क्या होगा, जो 10 अक्टूबर 2024 से लेके आगे जो नोटिफिकेशन इफेक्टिव होगा उस पीरियड के अंदर क्या करना है, हमें बढ़ना है नहीं बढ़ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है एज इज वेयर इज बेसिस पे इसे देखा जाए, मतलब जो जैसा है वो ठीक है, इस पीरियड के अंदर जिसने जैसा कर दिया वो ठीक है, आगे से जो आने वाला जो ये नोटिफिकेशन है उसकी इफेक्टिव डेट से आगे आपको भरने की आरसीएम के ऊपर लायबिलिटी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी अभी आपने जो कर दिया वो ठीक है, आगे से आपको देने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए काफ़ी वेलकम स्टेप है, उनके लिए काफ़ी सेविंग होगी, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये चेंज। उनको आरसीएम के अंदर अब टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर वो रेंट के ऊपर जो आरसीएम वो पे करते थे और आईटीसी वो क्लेम नहीं कर पा रहे थे। दूसरा हम बात करते हैं जो सेक्शन 17(5)(d) के अंदर जो अमेंडमेंट लाया गया। तो जो अभी एक सफारी रिट्रीट का जजमेंट आया था, जो काफ़ी सेलिब्रेटेड जजमेंट था, उसके अंदर टैक्स पेयर्स को काफ़ी एक बड़ा वो रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सफारी रिट्रीट से उन्हें एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। जिसके अंदर मेन इशू ये था कि जो एक पर्टिकुलर क्लोज है 17(5)(d) है, उसके अंदर प्लांट और मशीनरी लिखा हुआ था, बाकी सभी के अंदर प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ था। तो कोर्ट ने प्लांट और मशीनरी को प्लांट एंड मशीनरी से अलग इंटरप्रेट किया और फंक्शनैलिटी टेस्ट की बातें की कि फंक्शनैलिटी टेस्ट से अगर वो प्लांट सिद्ध हो जाता है तो आपको वहां पे आप इनपुट ले पाएंगे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उसी जजमेंट को, उसकी वजह से जो बेनिफिट मिल रहा था उसे नलीफाई करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया, जिसको एंटीसिपेट भी किया जा रहा था कि इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर ये अमेंडमेंट आ सकता है। तो उसके रिगार्डिंग ये अमेंडमेंट आया। और जब प्रेस रिलीज हो रही थी तो वहां पे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे उन्होंने मीडिया को एड्रेस करते हुए ये बात भी बताई कि इसकी वजह से वो जो भी चाहे कोर्ट का कोई भी जजमेंट आया हो वो भी एक तरह से नलीफाई हो जाएगा। तो उन्होंने ये चीज़ मेंशन की थी अपने उस प्रेस रिलीज के वक्त। तो मतलब जब हमें ये अमेंडमेंट देखने को मिलेगा एक्चुअली में एक्ट में, तो हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है कि वहाँ पे वो चीज़ लिख सकते हैं कि चाहे कोर्ट का कोई भी फैसला आया हो, हम जो अमेंडमेंट कर रहे हैं वही चीज़ सही है। तो ऐसा कुछ वो अपने अमेंडमेंट के अंदर डाल सकते हैं। तो ये क्या अमेंडमेंट आया हम ये देख लेते हैं। तो ये बोलते हैं कि हम अलाइन कर रहे हैं। तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम अलाइन कर रहे हैं, जो हमसे पहले हो गया वो एक लेजिस्लेटिव एरर था, जो हमारे ड्राफ्टिंग के अंदर कुछ एरर हो गया, तो सिर्फ वो एरर था, ऐसा हमारा कोई लेजिस्लेचर का इंटेंट नहीं था। तो वो बोल रहे हैं कि हम अलाइन करने के लिए जो प्रोविजन है सेक्शन 17(5)(d) के, मतलब 17(5)(d) के अंदर सिर्फ प्लांट और मशीनरी है, बाकी सारी जगह 10-11 जगह सभी जगह प्लांट एंड मशीनरी है। तो उनको अलाइन करने के लिए बाकी सबसे
विद द इंटेंट ऑफ द सेड सेक्शन, मतलब इस सेक्शन का जो इंटेंट है, ये बोलना चाह रहे हैं कि सेक्शन का इंटेंट प्लांट एंड मशीनरी था, प्लांट और मशीनरी गलती से हो गया, तो प्लांट एंड मशीनरी से अलाइन करने के लिए काउंसिल क्या कर रही है, रिकमेंड कर रही है अमेंडमेंट करना सेक्शन 17(5)(d) के अंदर, जिसके अंदर वो प्लांट और मशीनरी को रिप्लेस कर देंगे प्लांट एंड मशीनरी से रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब एकदम इनिशियल से। ऐसा होगा ही नहीं कि प्लांट और मशीनरी वहां पे था, शुरू से ही प्लांट एंड मशीनरी था। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ला रहे हैं 1 जुलाई 2017 से, शुरू से जब जीएसटी आया उसी टाइम से ये अमेंडमेंट यहां पे इफेक्टिव कर रहे हैं। जिसकी वजह से क्या होगा, जो 17(5)(d) के अंदर जो फ्रेज लिखा हुआ है, जो पहले प्लांट और मशीनरी था, आने वाले टाइम में प्लांट एंड मशीनरी बन जाएगा, उसे भी सेम तरह से इंटरप्रेट किया जा सके। मतलब जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन के अंदर प्लांट एंड मशीनरी का इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है, वही 17(5)(d) के अंदर अब लगेगा। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पूरी तरह से नलीफाई कर दिया गया इस अमेंडमेंट के थ्रू। इसके बाद जो गुड्स की रेट के अंदर चेंजेस आए हैं उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जिन्हें ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने डिटेल से उन्होंने बताया प्रेस को कि क्या क्या गुड्स की रेट के अंदर चेंजेस है। इन्हें भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था कि जो जीएसटी रेट होता है फोर्टिफाइड राइस कैरनल पे, जो FRQ होता है, उसे जो क्लासीफाई होता है, जो 1904 के अंदर आता है, उसे वो 5% रेट कर देंगे। तो इसे उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि जो ये राइस जो यहाँ पे फोर्टिफाइड राइस कैरनल है, वो जो गरीब लोग हैं वो जनरली यूज़ करते हैं, उनके यूज़ में ये चीज़ आती है। तो इसके ऊपर उन्होंने रेट रिड्यूस करके 5% कर दी है, जो 1904 के अंदर आता है। इसके बाद वो बताते हैं कि वो एक्सटेंड कर रहे हैं IGST एग्जेम्पशन किस पे, जो सिस्टम्स है, सब सिस्टम्स है, इक्विपमेंट है, पार्ट है, सब पार्ट है, टूल है, टेस्ट है, इक्विपमेंट है, सॉफ्टवेयर मेंट फॉर असेंबली है, मैन्युफैक्चर है, किसका, LRSAM का। तो ये एक डिफेंस इक्विपमेंट है जो काफ़ी डिफेंस की नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर ही IGST एग्जेम्पशन ग्रांट कर रहे हैं, जो नोटिफिकेशन नंबर 19/2019 कस्टम्स के अंदर है, उसके थ्रू ये IGST एग्जेम्पशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप सप्लाई करते हो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को, तो जो आप सप्लाई करते हो उसके ऊपर जो GST रेट लगती है उसके बराबर ही इन्होंने जो कंपनसेशन सेज है उसे कर दिया, उसकी रेट भी 0.1% कर दी। मतलब ये मर्चेंट एक्सपोर्टर्स के लिए नहीं, जो लोग मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को सप्लाई करते हैं उनका जो कंपनसेशन सेज की रेट है वो इन्होंने रिड्यूस करके 0.1% कर दी है। इसके बाद वो एग्जेम्प्ट कर रहे हैं जो भी IGST इंपोर्ट्स के ऊपर लगता है, सारे इक्विपमेंट्स पे, कंज्यूमेबल सैंपल्स पे, जो इंस्पेक्शन टीम किसकी, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसके वो जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर जो IGST लगता है उससे एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। कुछ वो कंडीशंस बताएंगे, उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। तो ये भी एक जनरल पीपल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसके बाद एक और कंसेशनल रेट की गई है 5% की, ये भी जो गरीब लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए की गई है। तो ये किसके ऊपर की गई है, जो फूड के इनपुट्स होते हैं, जो आप फूड प्रिपेयर करते हो HSN 19 और 21 के अंदर, उस फूड प्रिपरेशन के अंदर जो इनपुट्स लगते हैं उसके ऊपर जो रेट है उनका कंसेशनल रेट 5% कर दी गई है। जो किस लिए यूज होते हैं, जो सप्लाई किए जाते हैं फूड प्रिपरेशंस के अंदर, जो इंटेंड होता है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, जो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम सब्जेक्ट टू एग्जिस्टिंग कंडीशन, कुछ कंडीशंस यहाँ पे है, गवर्नमेंट के किसी प्रोग्राम के अंदर वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। तो उसके अंदर जो चीज़ें प्रिपरेशन के अंदर यूज आती है, फूड के इनपुट्स यूज आते हैं, उसके ऊपर भी जो GST की रेट है वो रिड्यूस कर दी गई है। उसे 5% GST की रेट को रिड्यूस कर दिया गया, उसे 5% पे ला दिया गया। तो ये जो गुड्स की रेट के ऊपर जो चेंजेस आए वो ऐसे कुछ नहीं है जो पब्लिक एट लार्ज को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करेंगे, बहुत लिमिटेड सेक्शंस के ऊपर इसका इंपैक्ट होगा। इसके बाद जो निर्मला सीतारमण जी से बहुत सारे सवाल इसके रिगार्डिंग भी पूछे गए कि जो रेट रेशनलाइजेशन की बात चल रही थी उसके ऊपर उन्होंने बताया जो रेट रेशनलाइजेशन है उसके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया, आगे लिया जाएगा, वो भी अंडर प्रोसेस है, वो रिव्यू के अंदर चल रहा है पूरा का पूरा जो भी रेट स्ट्रक्चर्स है वो। तो उन्होंने मीडिया से ये भी रिक्वेस्ट की साथ के साथ कि आप जो भी ये मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है वो मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाए कि ये जो क्या रेट रेशनलाइजेशन होने वाला है, किस पे बढ़ने वाला है, किस पे घटने वाला है। तो अभी के अभी वो सभी के सभी स्पेक्यूलेशंस है, उनके रिगार्डिंग अभी कुछ भी GST काउंसिल मीटिंग ने कोई भी अप्रूवल नहीं दिया है, कुछ भी नहीं हुआ है, सारे के सारे वो स्पेक्यूलेशंस है। तो आप भी उन स्पेक्यूलेशन से बच के रहें, उनके अंदर ना आए। अभी की अभी कोई भी GST काउंसिल मीटिंग की तरफ से कोई भी उसके ऊपर बात नहीं हुई है, तो वो भी आने वाली मीटिंग्स के हमें देखने को मिल सकता है। अभी उसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं है, कोई भी फाइनल कंक्लूजन नहीं है, बातें अभी चल ही रही है उसके ऊपर, रेट रेशनलाइजेशन के ऊपर थोड़ा और टाइम हमें अभी लगने वाला है। तो इसके साथ ये वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे, और पॉइंट्स पे हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको ये जो दो इंपॉर्टेंट चेंजेस आए और जो ये एक रेट के अंदर चेंजेस आए, एक तो जो RCM के ऊपर, रेंट के ऊपर RCM है वो कंपोजिशन टैक्स पेयर को हटा दिया गया है, एक जो 17(5)(d) के अंदर जो सफारी रिट्रीट के बाद जो इंपैक्ट आया
उसके अंदर जो नलीफाई कर दिया गया उसके रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी आई होगी, रेट्स के रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी आई होगी। आने वाली वीडियोस के अंदर हम और भी सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सो फाइनली मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।